हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है नियासिनामाइड, जिसको विटामिन B3 भी कहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम नियासिनामाइड के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे, जैसे कि नियासिनामाइड क्या होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, मार्केटेड प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोलीग्स के साथ में वीडियोस शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब हम देखते हैं कि नियासिनामाइड होता क्या है। नियासिनामाइड को विटामिन B3 या निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। केमिकली नियासिनामाइड पिरिडीन कार्बोक्सामाइड होता है, जिसमें पिरिडीन की थर्ड पोजीशन में जो हाइड्रोजन होता है उसको कार्बोक्सामाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हमें सबसे पहले देखना है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नियासिनामाइड। बेनिफिट्स में जो हम सबसे पहले देखेंगे वो है स्किन हेल्थ। ऐसे कई मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू नियासिनामाइड स्किन हेल्थ प्रोवाइड करता है। उनमें सबसे पहला है कोलेजन प्रोडक्शन। नियासिनामाइड कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिन मैकेनिज्म के थ्रू नियासिनामाइड कोलेजन प्रोडक्शन प्रमोट करता है वो इस प्रकार हैं। कोलेजन प्रोडक्शन के लिए नियासिनामाइड की जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो है NAD प्लस एंड सिटोइन एक्टिवेशन। नियासिनामाइड NAD प्लस मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। NAD प्लस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। NAD प्लस की एक्टिवेशन से सिटोइन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि कोलेजन सिंथेसिस प्रमोट कर सकता है। सिटोइन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, DNA रिपेयर करना और सेल सर्वाइवल में हेल्प करना। अब हमें देखना है कि सिटोइन किस तरह कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। उनका सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। सिटोइन की कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करने वाली जो पहली मैकेनिज्म है वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, जो कि DNA टेम्पलेट से RNA सिंथेसिस कंट्रोल करती है। सिटोइन बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को रेगुलेट करने वाले जीन्स के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है सेल्यूलर कम्युनिकेशन। नियासिनामाइड सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग को एनहेंस करते हैं। इस तरह कोलेजन प्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है। फाइब्रोब्लास्ट जो होती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं, जो कि कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। के बाद में हमें देखना है कि फाइब्रोब्लास्ट किस तरह कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू कोलेजन सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो है फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन। टिश्यू इन्फ्लामेशन या टिश्यू इंजरी होने पर इम्यून सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करती है। तो साइटोकाइंस का रिलीज होना, मैकेनिकल स्ट्रेस होना, ये सारे जो सिग्नल हैं वो क्वेसेंट फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होकर कोलेजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद में है कोलेजन जीन एक्सप्रेशन। एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट उस स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन कॉज करते हैं जिसमें कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस करने की इंफॉर्मेशन होती है। ये जीन फिर mRNA में ट्रांसक्राइब हो जाता है। बाद में है mRNA ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या होता है कि mRNA फाइब्रोब्लास्ट के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कोलेजन प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। इसके बाद में है प्रो कोलेजन फॉर्मेशन। न्यूली सिंथेसाइज्ड कोलेजन चेन, जिनको प्रो कोलेजन भी कहते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में असेंबल हो जाता है। इसके बाद में है गोल्जी एपरेटस प्रोसेसिंग। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल्स गोल्जी एपरेटस के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर कुछ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स सर्टेन पेप्टाइड सीक्वेंस को रिमूव करने के लिए प्रो कोलेजन को क्लीव करते हैं। यह स्टेप प्रो कोलेजन को मैच्योर कोलेजन में कन्वर्ट करने के लिए एसेंशियल है। इसके बाद प्रो कोलेजन की
3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स स्टेबल ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद प्रोकोलिजन गोल्जी एपरेटस के अंदर वेसिकल्स के अंदर पैक हो जाता है। इसके बाद में ईसीएम डिपोजिशन। ईसीएम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि जो वेसिकल है जिसके अंदर मैच्योर कोलेजन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर कोलेजन रिलीज करती है और इस तरह से ईसीएम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना और इस तरह से एक नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ईसीएम है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन मॉलिक्यूल की क्रॉस लिंकिंग होती है जो कि कोलेजन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर है टिश्यू मेंटेनेंस एंड रिपेयर। कोलेजन जो होते हैं वो टिश्यूज को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं और ये वुंड डीलिंग और टिश्यू रिपेयर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब में है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। नियासिनामाइड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण ये क्या करता है कि कोलेजन का जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के थ्रू डिग्रेडेशन होता है उसको रोक देता है जिससे कोलेजन प्रिजर्व रहता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन बना रहता है। मतलब यहाँ पर जो नियासिनामाइड है वो डायरेक्टली कोलेजन सिंथेसिस नहीं बढ़ा रहा है लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के कारण कोलेजन के डिग्रेडेशन को रोक रहा है। अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू नियासिनामाइड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो है कि नियासिनामाइड साइटोकाइन्स जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को इनहिबिट करता है। दूसरा है नियासिनामाइड इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जितने भी सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनको मॉड्यूलेट करता है। फिर नेक्स्ट है नियासिनामाइड में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू ये स्किन बैरियर फंक्शन को सपोर्ट करता है। स्किन बैरियर फंक्शन को सपोर्ट करने का मतलब है कि ये स्किन में सिरामाइड फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है और जो सिरामाइड होता है वो लिपिड नेचर का होता है और स्किन के अंदर एलर्जेंस जो कि इन्फ्लामेशन इंड्यूस कर सकते हैं उनका पेनिट्रेशन रोकता है। फिर जो अगली मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन रोकने की वो ये है कि नियासिनामाइड इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है और मैक्रोफेजेस जैसी इन्फ्लामेटरी इम्यून सेल्स की एक्टिविटी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है नियासिनामाइड में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। इस तरह से ये माइक्रोबियल इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होने वाले इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करता है। इसके बाद में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी डैमेज। यूवी रेडिएशन के कारण भी क्या होता है कोलेजन डिग्रेडेशन हो सकता है। तो नियासिनामाइड में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये स्किन की यूवी रेडिएशन से रक्षा कर लेता है। अब ये किस तरह से करता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नियासिनामाइड क्या करता है स्किन का नेचुरल बैरियर फंक्शन है जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यूवी रेडिएशन एक्सपोजर के कारण स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकता है और चूँकि नियासिनामाइड में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स होते हैं इसलिए यूवी रेडिएशन से स्किन की रक्षा कर सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में इसके पहले पढ़ चुके हैं। फिर नियासिनामाइड में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसके कारण भी ये क्या करता है यूवी रेडिएशन के थ्रू जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो ये है कि नियासिनामाइड मेलेनिन का स्किन सेल्स में ट्रांसफर इनहिबिट कर देता है। इस तरह से यूवी एक्सपोजर के कारण पिगमेंटेशन जो होता है वो उसको रोक देता है। इसके बाद में है इनहिबिशन ऑफ मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस जिसको MMPS भी कहते हैं। नियासिनामाइड एक एंजाइम MMPS को इनहिबिट कर देता है जो कि कोलेजन का ब्रेकडाउन कर सकता है। इस तरह नियासिनामाइड कोलेजन की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। स्किन हेल्थ मेंटेन करने के लिए नियासिनामाइड की जो पहली मैकेनिज्म है वो है कोलेजन प्रोडक्शन या कोलेजन के डिग्रेडेशन को रोकना। इसके बाद में जो अगली मैकेनिज्म है वो है मॉइस्चर रिटेंशन। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू नियासिनामाइड स्किन में मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। मॉइस्चर रिटेंशन की जो पहली मैकेनिज्म है वो है सिरामाइड सिंथेसिस।
नियासिनामाइड सिरामाइड की सिंथेसिस में सपोर्ट करता है, जो कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाने वाला लिपिड मॉलिक्यूल होता है। सिरामाइड प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्किन से वाटर लॉस रोकता है। नियासिनामाइड क्या करता है कि NAD+ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एक कोएंजाइम जो कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उसके लिए एक प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है। NAD+ जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके लिए एसेंशियल होता है। इस तरीके से ये सिरामाइड जो कि एक लिपिड है उसकी सिंथेसिस को भी सपोर्ट करता है। बाद में है एनहेंस्ड बैरियर फंक्शन। सिरामाइड प्रोडक्शन को प्रमोट करके नियासिनामाइड स्किन के नेचुरल बैरियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इस प्रकार TEWL मतलब ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस प्रिवेंट करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। अब जो TEWL है उसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। TEWL एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर स्किन की इनर लेयर मतलब डर्मिस से आउटर मोस्ट लेयर मतलब एपिडर्मिस की ओर मूव करता है और एवोपरेट हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक्सेसिव TEWL की कंडीशन में नेचुरल है कि स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन बैरियर फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है। बाद में नेक्स्ट है इंक्रीज्ड हाइयालुरोनिक एसिड प्रोडक्शन। हाइयालुरोनिक एसिड क्या होता है? एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। इस तरीके से ये स्किन में प्रेजेंट रहकर मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू नियासिनामाइड हाइयालुरोनिक एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर सकता है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट करके, जो कि स्किन में हाइयालुरोनिक एसिड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और स्किन बैरियर फंक्शन एनहेंस करने के कारण भी नियासिनामाइड हाइयालुरोनिक एसिड प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा नियासिनामाइड ऐसे एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है जो कि हाइयालुरोनिक एसिड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स होने के कारण नियासिनामाइड इरिटेटेड स्किन पर सूदिंग और कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन के कारण स्किन बैरियर अफेक्टेड हो सकता है और नियासिनामाइड अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण स्किन बैरियर प्रोटेक्ट करता है और इस तरीके से इनडायरेक्टली मॉइस्चर रिटेंशन में सपोर्ट करता है। बाद में इम्प्रूव्ड इलास्टिसिटी एंड स्मूथनेस। कोलेजन सिंथेसिस इम्प्रूव करने की प्रॉपर्टी होने के कारण नियासिनामाइड स्किन इलास्टिसिटी इम्प्रूव करता है। इस कारण से स्किन सरफेस स्मूथ रहती है जो कि मॉइस्चर रिटेन करने के लिए सुटेबल है। नियासिनामाइड के हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहले हमने देखा स्किन हेल्थ, इसके बाद में हमें देखना है एंटी एजिंग इफेक्ट्स। नियासिनामाइड किस तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट शो करता है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म है, अब हम वो देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले है रिंकल रिडक्शन। ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू नियासिनामाइड रिंकल्स और फाइन लाइंस का अपीयरेंस रिड्यूस करता है, जो कि इस प्रकार हैं। इसके बाद में कोलेजन सिंथेसिस। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नियासिनामाइड कोलेजन सिंथेसिस प्रमोट करता है जो कि स्किन को फर्मनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स की विजिबिलिटी कम होने लगती है। इसके बाद में है मॉइस्चर रिटेंशन। नियासिनामाइड स्किन में सिरामाइड और हाइयालुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाकर स्किन की मॉइस्चर रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ाता है, जिसके कारण फाइन लाइंस और रिंकल्स की विजिबिलिटी कम होने लगती है। फिर है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने के कारण नियासिनामाइड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके प्रीमैच्योर एजिंग रोकता है। इसके बाद में है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण नियासिनामाइड स्किन को कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फाइन लाइंस और रिंकल्स का डेवलपमेंट भी रोकता है। का एंटी एजिंग इफेक्ट्स के रूप में हम पहला फंक्शन रिंकल रिडक्शन देख चुके हैं और अब इसके बाद में हमें दूसरा फंक्शन देखना है, वो है इवन स्किन टोन। नियासिनामाइड्स जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू इवन स्किन टोन प्रमोट करता है वो इस प्रकार है। पहली मैकेनिज्म है इनिबिशन ऑफ मेलानिन ट्रांसफर। नियासिनामाइड मेलानिन का स्किन सेल्स की तरफ ट्रांसफर इनिबिट करता है और इस प्रकार हाइपर पिगमेंटेशन रोकता है और डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है, जिससे इवन स्किन टोन मिल जाता है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के कारण नियासिनामाइड
स्किन इरिटेशन और रेडनेस रुकता है, जिससे इवन स्किन टोन मिल जाती है। इसके बाद में एनहेंस स्किन बैरियर फंक्शन। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि नियासिनामाइड स्किन बैरियर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इस तरह स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है, मॉइस्चर लॉस रुकता है, जिससे कि इवन स्किन टोन मिल जाती है। इसके बाद में है रेगुलेट सीबम प्रोडक्शन। नियासिनामाइड सेबेसियस ग्लैंड जो कि सीबम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रेगुलेट करता है। इन्फ्लामेशन सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होने के कारण नियासिनामाइड सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। इसके अलावा स्किन बैरियर फंक्शन को सपोर्ट करके भी नियासिनामाइड सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। इसके बाद में है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। यूवी रेस के कारण फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने के कारण नियासिनामाइड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके यूवी रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इस तरह एग्जिस्टिंग स्पॉट्स की डार्कनिंग रोकता है और लंबे टाइम तक यूनिफॉर्म स्किन टोन मेंटेन बनी रहती है। स्किन एजिंग के केस में नेक्स्ट है सन डैमेज प्रोटेक्शन। ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू नियासिनामाइड सन डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। नियासिनामाइड यूवीए मतलब लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड यूवीबी मतलब शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों से स्किन को प्रोटेक्ट करता है। नियासिनामाइड ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन प्रमोट करता है जो सन इंड्यूस्ड स्किन डैमेज को रिपेयर करते हैं। नियासिनामाइड यूवी रेस के थ्रू जो डीएनए डैमेज होता है उसकी रिपेयरिंग को भी सपोर्ट करता है। डीएनए रिपेयरिंग ये कई तरीके से करता है, जैसे डीएनए रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स जैसे कि पॉलीमरेज की एक्टिविटी बूस्ट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो कि नियासिनामाइड में होती है वो भी डीएनए रिपेयरिंग में सपोर्ट करती है। डीएनए रिपेयरिंग की प्रॉपर्टी होने के कारण ये यूवीए इंड्यूस्ड डीएनए म्यूटेशन को भी रिड्यूस करता है। यूवी डैमेज के कारण स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। नियासिनामाइड अपनी जो स्किन बैरियर को सपोर्ट करने वाली प्रॉपर्टी होती है उसके कारण स्किन की यूवी डैमेज से भी रक्षा करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स की टेक्निक है वो है कॉम्पेटिबिलिटी विद अदर इंग्रेडिएंट्स। नियासिनामाइड को जनरली स्किन केयर फॉर्मुलेशन में अदर बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेटिनॉइड्स और पेप्टाइड्स के साथ एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये क्या करते हैं, सिनर्जिस्टिकली स्किन एजिंग से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। सिनर्जिस्टिकली काम करने का मतलब है कि जब नियासिनामाइड को अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो सभी का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट उनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट का एडिशन है उससे भी ज़्यादा होता है। मैं स्किन एजिंग के केस में नेक्स्ट है हाइपर पिगमेंटेशन। नियासिनामाइड स्किन में जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको लाइट कर सकते हैं और इस तरीके से ये अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल हैं। अब हमें देखना है कि नियासिनामाइड किस तरह से हाइपर पिगमेंटेशन दूर करते हैं। इसके भी कई तरीके होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहला तरीका है इनहिबिशन ऑफ मेलानिन ट्रांसफ़र। नियासिनामाइड मेलानिन जो कि एक पिगमेंट है और जो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका ब्लड स्ट्रीम से सराउंडिंग स्किन सेल्स तक ट्रांसफ़र रोकता है। पिगमेंटेशन रोकने की जो दूसरी मैकेनिज्म है वो है डाउन रेगुलेटिंग मेलानिन प्रोडक्शन। नियासिनामाइड मेलानोसाइट्स के द्वारा मेलानिन का प्रोडक्शन रिड्यूस करता है और इस तरह से सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स और पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज रोकता है। अब हमें देखना है कि नियासिनामाइड किस तरह से मेलानिन प्रोडक्शन को डाउन रेगुलेट कर सकता है। पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। तो हमें देखना है कि इन्फ्लामेशन किस तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है, मतलब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं जो कि इस तरह से हैं। पहला तरीका है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इन्फ्लामेशन साइटोकाइंस और अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की रिलीज ट्रिगर करता है जो कि मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जिससे लोकलाइज्ड डार्कनिंग ऑफ स्किन के चांसेस होते हैं, जैसे कि आफ्टर एक्ने ब्रेकआउट्स, मतलब हमारी स्किन पर एक्ने हो जाते हैं और एक्ने ठीक होने के बाद डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। इस प्रकार इन्फ्लामेशन के कारण होने वाला मेलानिन प्रोडक्शन नियासिनामाइड की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद में दूसरा तरीका है एक्टिवेशन ऑफ मेलानोसाइट पाथवे। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स
मेलानोसाइट्स में मेलानोजेनेसिस पाथवे एक्टिवेट कर सकते हैं। इन पाथवेज में एंजाइम टायरोसिनेज इन्वॉल्व होता है जो कि मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को कैटलाइज करता है। इसके बाद में है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन्फ्लामेशन के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, मतलब आरओएस, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मेलानोसाइट्स एक्टिविटी को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकता है। इसके बाद में है यूवी इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन। सन एक्सपोजर स्किन में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। यूवी इंड्यूस्ड इन्फ्लामेशन भी मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट कर सकता है जिसके कारण मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉम्पेटिबिलिटी विद अदर इंग्रेडिएंट्स। नियासिनामाइड जनरली स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी के साथ कॉम्पेटिबल होता है। इस कारण यह हाइपर पिगमेंटेशन रोकने में ज़्यादा इफेक्टिव है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स के बाद में नियासिनामाइड का जो हमें हेल्थ बेनिफिट पढ़ना है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। इसके अंदर है रिडक्शन ऑफ रेडनेस। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होने के कारण नियासिनामाइड सेंसिटिव और रेडनेस प्रोन स्किन के लिए सुटेबल है। इसके बाद में हमें देखना है कि नियासिनामाइड किस तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स शो करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट का पहला तरीका है इनिबिशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। नियासिनामाइड प्रो इन्फ्लेमेटरी इनिबिटर्स जैसे साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस के प्रोडक्शन को इनिबिट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट तरीका है मॉड्यूलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग पाथवे। नियासिनामाइड इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व सिग्नलिंग पाथवेज जैसे NF-κB, मतलब न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी मॉड्यूलेट करके इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बाद में इन्फ्लामेशन रोकने की नेक्स्ट मैकेनिज्म है डाउन रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स। नियासिनामाइड कुछ एंजाइम्स जैसे कि इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को डाउन रेगुलेट करते हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है जो कि इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। इन्फ्लामेशन रोकने का अगला तरीका है रिडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेशन। नियासिनामाइड ल्यूकोसाइट जो कि एक इम्यून सेल से उसका ब्लड स्ट्रीम से स्किन की तरफ माइग्रेशन रोक देती है। इस प्रकार इन्फ्लामेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद में है स्टेबलाइजेशन ऑफ स्किन बैरियर। नियासिनामाइड स्थिरामाइड की सिंथेसिस करके स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है और ये बात नेचुरल है कि एक स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर में इन्फ्लामेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ नियासिनामाइड। फ्री रेडिकल्स इन्फ्लामेशन ट्रिगर कर सकते हैं और नियासिनामाइड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने के कारण फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके इन्फ्लामेशन रोक सकते हैं। इसके बाद में इनिबिशन ऑफ मास्ट सेल एक्टिवेशन। मास्ट सेल्स जो होती हैं वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं जो कि इचिंग और रेडनेस कॉज करता है। नियासिनामाइड मास्ट सेल के एक्टिवेशन को इनहिबिट करके हिस्टामिन रिलीज को रोकता है और इससे एसोसिएटेड जो इन्फ्लामेशन होता है वो भी ऑटोमेटिक रुक जाता है। इसके बाद में है सूदिंग इफेक्ट ऑन सेंसिटिव स्किन। नियासिनामाइड में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, बैरियर फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, रेडनेस रिडक्शन ऑन स्किन, ऑयल रेगुलेशन, जेंटल हाइड्रेशन इफेक्ट। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये सेंसिटिव स्किन पर सूदिंग इफेक्ट एग्जर्ट करता है जिसके कारण भी इन्फ्लामेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स के बाद में नियासिनामाइड का जो नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है एक्ने मैनेजमेंट। एक्ने मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीबम रिडक्शन। सीबम सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला एक ऑयली सब्सटेंस है। इसके एक्सेसिव प्रोडक्शन के कारण स्किन ऑयली होने लगती है और एक्ने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो जो नियासिनामाइड का मेन फंक्शन है वो है सीबम रिडक्शन करना। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं जैसे कि नियासिनामाइड की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, सीबोसाइट्स, ऐसी सेल्स जो कि सीबम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर कामिंग इफेक्ट एक्सर्ट करती है जिससे इन्फ्लामेशन के कारण जो ऑयल का ओवर प्रोडक्शन होता है वह कम हो जाता है। कुछ हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन सीबम प्रोडक्शन एनहेंस करते हैं। नियासिनामाइड ऐसे हार्मोन्स के सिक्रेशन को भी मॉड्यूलेट करता है। एक्ने मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट तरीका है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉग्ड पोर्स। एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन के कारण स्किन के पोर्स ऑयल से क्लॉग हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं।
तो जिसके कारण भी एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नियासिनामाइड सीबम प्रोडक्शन रिड्यूस करके जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग होने से बचाता है। इस तरीके से एक्ने और ब्लैकहेड्स के चांसेस कम हो जाएंगे। नियासिनामाइड का जो नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मेंटेन करने में नियासिनामाइड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना। अब हम देखेंगे कि नियासिनामाइड किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। नियासिनामाइड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नियासिनामाइड या विटामिन B3 का एक दूसरा फॉर्म होता है नियासिन। नियासिन और नियासिनामाइड में बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। नियासिन के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि नियासिनामाइड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्या होता है कि नियासिन जो होता है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। वो कैसे डालता है? नियासिन HDL, या जिसको हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, उसके लेवल को इंक्रीज करता है। क्या होता है कि नियासिन लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा HDL बनाने के लिए इंक्रीज करता है। और HDL क्या करता है? ये बॉडी से मतलब हमारी ब्लड से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको पिक करके लीवर में डिस्पोजल के लिए पहुंचाता है, जिससे ब्लड में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बचता है और हमारी आर्टरीज क्लीन हो जाती हैं, जिससे आर्टरीज के ब्लॉक होने के या हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अपोजिट नियासिन LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके लेवल को कम करता है। मतलब ये लीवर को इस तरीके से मैनेज करता है कि लीवर से कम क्वांटिटी में LDL का फॉर्मेशन हो। अब LDL जो होता है वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है? LDL की क्वांटिटी अगर ब्लड में बढ़ जाएगी तो ये आर्टरीज में कलेक्ट होता जाएगा, आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में नियासिनामाइड का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम सपोर्ट। और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नियासिनामाइड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है वो है न्यूरोट्रांसमीटर की जो सिंथेसिस है और रिलीज है उसको अफेक्ट करना। हमें देखना है कि नियासिनामाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में किस तरह से हेल्प करता है। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि NAD+ मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में क्या रोल है। नियासिनामाइड NAD+ के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है, जो कि बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, खासकर न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस से रिलेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस में। NAD+ उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को सपोर्ट करता है जो प्रिकर्सर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NAD+ ट्रिप्टोफान जो कि एक एमिनो एसिड होता है उसको सेरोटोनिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मूड रेगुलेशन और इमोशनल वेलबींग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें देखना है कि नियासिनामाइड किस प्रकार NAD+ की सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करता है। नियासिनामाइड की सिंथेसिस में जो पहला स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ नियासिनामाइड टू निकोटिनिक एसिड। इसमें क्या होता है कि नियासिनामाइड से एमाइड ग्रुप के रिमूवल से निकोटिनिक एसिड की सिंथेसिस होती है। अगला स्टेप है निकोटिनिक एसिड टू NAD+ कन्वर्जन। इसमें निकोटिनिक एसिड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की एक सीरीज जिसमें फॉस्फोराइलेशन, एसाइलेशन एंड एमिडेशन इंक्लूड होते हैं, इनके थ्रू NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिएक्शंस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। नियासिनामाइड का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर सबसे पहले है एनर्जी प्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं ATP सिंथेसिस। नियासिनामाइड NAD+ मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP+ मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। ये मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और ATP जो कि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है उसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अब हमने एक वर्ड पढ़ा अभी, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब पता होना चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में ब्रेक करती है
जिससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी का यूज़ सेलुलर फंक्शंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस में होता है। अब ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिनमें NAD+ कोएंजाइम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करता है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, या बीटा ऑक्सीडेशन मतलब फैट मेटाबॉलिज्म। नियासिनामाइड का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है डीएनए सिंथेसिस। हमें देखना है कि नियासिनामाइड किस तरह से डीएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। डीएनए सिंथेसिस में सबसे पहले हमें देखना है पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयरिंग के दौरान न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए NAD+ का रिक्वायरमेंट होता है। NAD+ क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक्यूरेट एंड एफिशिएंट कॉपी करने में हेल्प करता है, जिससे होता ये है कि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है, मतलब जो रेप्लिकेशन हुआ है उसमें सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि पहले वाले स्ट्रैंड में थी। और ये जो कॉपी करने वाली प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मतलब HR, जिन एंजाइम्स के थ्रू ये प्रोसेस होती है वो एंजाइम्स अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए NAD+ पर डिपेंड रहते हैं, जिससे जीनोमिक इंटीग्रिटी मेंटेन बनी रहती है। डीएनए डैमेज और स्ट्रेस होने की कंडीशन में क्या होता है, सिरोटोनिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं। और ये जो एंजाइम्स है सिरोटोनिन, ये अपनी एक्टिविटी के लिए अपनी कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी है उसके लिए NAD+ पर डिपेंड रहते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है जो कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को रिपेयर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ ही जीनोमिक इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखती है। अब जीनोमिक इंटीग्रिटी से मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मटेरियल पर्टिकुलरली डीएनए की ओवरऑल स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, प्रॉपर सेलुलर फंक्शंस और ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म हेल्थ, इन सभी के लिए जीनोमिक इंटीग्रिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में सेलुलर एनर्जी सपोर्ट। NAD+ का सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए सिंथेसिस और अदर सेलुलर प्रोसेस के लिए एडिक्वेट एनर्जी लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझना है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्रोमेटिन क्या है ये जानना जरूरी है। क्रोमेटिन यूकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड और पैक रहता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एफिशिएंट स्टोरेज, रेगुलेशन और एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। क्रोमेटिन में जो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन होते हैं। डीएनए लॉन्ग थिन थ्रेड की तरह होता है, उसको सेल्स की टिनी न्यूक्लियस में फिट होने के लिए क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन होना ज़रूरी होता है। अब जो क्रोमेटिन है वो डीएनए के लिए पैकेजिंग मटेरियल की तरह होता है, मतलब डीएनए इसमें पैक होता है। अब क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के अंदर डीएनए क्लोजली पैक्ड भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है कि एक लूजली फोल्डेड पेपर की तरह होता है। यहाँ पर सेल्स इजीली डीएनए इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर सकती है, इसलिए जीन्स को पढ़ा जा सकता है और प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, टाइटली फोल्डेड पेपर की तरह होता है। यहाँ पर सेल्स इजीली डीएनए इंस्ट्रक्शन एक्सेस नहीं कर पाती है, इसलिए जीन्स एक्टिविटी के यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। अब क्या होता है, सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स और प्रोसेस होती हैं जो सेल्स को जीन्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल्स के कुछ हिस्से को लूजली पैक्ड कर देती हैं जब हमें जीन्स की ज़रूरत नहीं है, और जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है
तो अदर पार्ट को या दूसरे हिस्से को लूजली पैक्ड कर सकती हैं। अब ये जो पैकिंग है या क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन है, उसके लिए NAD प्लस और सेरोटोनिन की ज़रूरत होती है। मतलब NAD प्लस सेरोटोनिन के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्पैक्शन में हेल्प करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन कर देता है, जिससे कि ये जो प्रोसेस है क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो पाती है। हमें देखना है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। NADPH जो कि NAD प्लस का एक डेरिवेटिव है, वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी रीजनरेशन में हेल्प करता है। इस तरह सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेफ रहती हैं, जो कि DNA इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस में रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का रीजनरेशन सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूटाथायोन सेल्स के अंदर 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन मतलब GSH जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस में मेजर रोल प्ले करता है। इसमें सल्फाइड्रिल मतलब SH ग्रुप होता है। दूसरा फॉर्म होता है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन मतलब GSSG, जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब SS बॉन्ड होता है, जो कि 2 ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मतलब क्लियर है कि जो GSH है जिसमें SH ग्रुप होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और GSSG में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी और ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स के बीच में SS बॉन्ड बन जाएगा। जब GSH फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करने के बाद GSSG में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका दोबारा GSH में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी मेंटेन कर सके, दोबारा गेन कर सके। ग्लूटाथायोन रिडक्टेस GSSG को GSS में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और इस प्रोसेस में NADPH को फैक्टर की तरह वर्क करता है। बाद में हमें देखना है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नियासिनामाइड। वैसे तो नियासिनामाइड लगभग सेफ ही रहता है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि स्किन इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शंस एंड GIT इश्यूज। इसके बाद में हमें देखना है नेचुरल सोर्सेज ऑफ नियासिनामाइड। नेचुरल सोर्सेज में है सबसे पहले नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स के अंदर हैं पीनट्स एंड सनफ्लावर सीड्स, फिर हैं लेग्यूम्स में है लेंटिल्स, फिर है होल ग्रेन्स का एग्जांपल है ब्राउन राइस, फिर है वेजिटेबल्स जैसे मशरूम। बाद में हम देखते हैं इसका एक मार्केटेड प्रोडक्ट जिसका नाम है 10% नियासिनामाइड फेस सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं चाहे आई हो या उसके लिए आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।